घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बिल्कुल विशेष खास जिसे कहते हैं सियासी मुद्दे पे। भारत के सियासत में कुछ भी संभव है। ऐसे दल जिसकी सीमा को अगर आप देखें, 2014 में जो चुनाव आए, चुनाव परिणाम आए, उस दल के सांसद को अगर आप गिने, उस दल के विधायक को आप गिने और उस दल के नेता के प्रवक्ता के पार्टी के अन्य नेता अगर ये कहें कि उस दल के जो नेता हैं, जो चीफ हैं, जो सुप्रीमो हैं, वो देश के प्रधानमंत्री 19 में जो नरेंद्र मोदी है उनके सामने खड़े होंगे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को अगर हम सिर्फ आकलन भर करें तो हमें लगता है कि काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, काफ़ी सारी परेशानियाँ इस मामले को लेकर। आखिर ये गणित कौन सा है जिस आधार पे कि कोई भी राजनेता ये कहता हो कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो देश के आम चुनाव में 2019 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नरेंद्र मोदी के सामने नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। किस आधार पे वो कहते हैं वो बेहतर जानते हैं। हमारे साथ समीक्षक जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी होंगे। लेकिन जो एक अहम सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए वो तैयार हैं और वो प्रोजेक्ट करेंगे। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जैसे, सुशील कुमार शिंदे, कई ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी में भी कद्दावर नेता है राहुल गांधी के अलावा। इसके अलावा वो एक देश की, हालांकि कम से कम 44 सीटों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में वो मौजूद पार्टी है। लेकिन उसके नेता नहीं कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि वो देश में जो आम चुनाव होंगे, तो ये अभी 2 साल लगभग बाकी है, लेकिन कह क्यों रहे हैं, ये सवाल है। इस सवाल पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं। सबसे पहले हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पुष्पेंद्र, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये वाकई एक स्वाभाविक एक्सरसाइज है या आपको लगता है ये कुछ खास सियासी मकसद से इसको बयान दिया जा रहा है? दिलीप, इसको फौरी तौर पे अगर हम देखें तो इसके दो मुझे कारण नजर आते हैं। एक तो यह है कि मोदी के सामने आज कोई लीडर नजर नहीं आता, तो वो बहुत बड़ा वैक्यूम है। और दूसरी बड़ी बात, जो नीतीश कुमार का नाम उछाला जा रहा है, उसके पीछे मुझे लगता है उनके लोकल जो कॉम्बिनेशन और कंपल्शंस हैं, ये शायद इसलिए भी उछाला जा रहा है। आप देखें कि नीतीश वहां जिस पार्टी का सहारा लेके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस दो पार्टी महागठबंधन, खासतौर से मैं लालू राजद की बात कर रहे हैं। हाँ, खासतौर से मैं लालू की बात कर रहा हूं। लालू ने उन्हें जिन कारणों से समर्थन दिया है, उस समर्थन में जो उन्होंने शब्द बोले थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये कड़वा जहर घूंट जो है मैं पीने को तैयार हूं, क्योंकि उन्हें फिरका परस्त ताकतों को दूर रखना था। तो सवाल यह है कि इस सब के बावजूद भी वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है जिसके वो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो लालू की तरफ से आए दिन बयान, अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देना, मिनिस्ट्रीज और ट्रांसफर में लालू का दखल होना, तो अब वो वहां से निकल तो सकते नहीं है। तो इस तरीके से कभी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं 2019 में, कभी वो ये एक खबर आती है कि वो एनडीए में जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके से वो लालू को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि लालू को भी कंट्रोल रखें और अपनी रेलेवेंस भी बनाए रखें? तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ दिन पहले यह हुआ कि साहब लालू हैं, मुलायम हैं और मायावती हैं, इन लोगों को साथ आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप सारी स्थिति पिछली देखें, पिछले 20 साल की पॉलिटिक्स देखें, तो उसमें इस तरीके के कई सारे फ्रंट, कभी कांग्रेस और नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट बना, कभी थर्ड फ्रंट बना, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे बना। लेकिन खासतौर से इन फ्रंट्स के गिरने, टूटने और बिखरने का सबसे बड़ा कारण रहा कि वहां हर आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार है। मुलायम भी दावेदार है, लालू भी दावेदार हैं, माया भी दावेदार हैं, नवीन भी दावेदार हैं और इन सब के बीच में राहुल भी दावेदार हैं। तो अब समस्या यह है कि आज जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति इन सब रीजनल पार्टी से भी ज्यादा दुर्गति उसकी हो चुकी है। तो क्या मुझे एक और शक लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन हालात के अंदर यह भी दांव खेल सकती है कि वो नॉन गांधी परिवार से किसी को प्रोजेक्ट कर दे और उसके प्रोजेक्ट करने से तमाम सारे लोगों में मैसेज जाए कि साहब परिवारवाद का और राहुल गांधी का जो उन पर चस्पा था कि परिवार से बाहर ये पार्टी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी और राहुल गांधी के बगैर ये पार्टी किसी के साथ नहीं आएगी। तो एक ऐसे आदमी, वो कोई भी
सकता है, वो दलित चेहरा भी हो सकता है, चेहरा भी हो सकता है। उसके चारों तरफ पीछे आने में शायद ये पार्टियां इसलिए भविष्य देखेंगी कि पहली बार जो है गांधी परिवार ने नॉन गांधी परिवार के किसी आदमी को आगे किया है, तो उसकी पोजीशनिंग हो रही है। अब 2019 में 2 साल रह गए। अगर कांग्रेस पार्टी पोजीशनिंग करे तो बात समझ में आती है। यहां जो पोजीशनिंग की शुरुआत हो रही है वो जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन के आधार पे वहां पे मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं। 2014 में उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस लोग जानते हैं क्या रहा है, और 2015 में इसलिए उन्होंने गठबंधन किस आधार पे जाके किया है ये भी सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सियासी उन्होंने पासा फेंका है तो जरूर कुछ ना कुछ इनके पीछे मकसद होगा। क्या मकसद है, इस पे हम विशेष आगे चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से हम चर्चा कर रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा, किससे होगी टक्कर। नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता हैं, पार्टी नेता हैं, उनको प्रोजेक्ट करने में लगातार जुटे हुए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने मायावती और मुलायम को साथ आने का उन्होंने आह्वान किया था कि वो साथ आए। बिहार के जो महागठबंधन उन्होंने बनाया उस तर्ज पे इस महागठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। और जब अब नीतीश कुमार के पार्टी के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जो सबसे विश्वसनीय चेहरा है, सबसे बेहतर चेहरा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं तो अभी बहुत दूर की बात है। तो अगर बहुत दूर की बात है, ये तो नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ता को भी पता है कि दूर की बात है, लेकिन फिर भी वो ये कसरत में लगे हुए हैं। इस कसरत के पीछे क्या मंशा क्या है उनकी? क्या विपक्ष एकजुट होकर मोदी के सामने चुनौती देने के लिए उतरेगा? ये सवाल है, कोशिश करेंगे वो। अगर ये होता भी है तो क्या उसके नेता नीतीश कुमार होंगे? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को आगे रख के चुनाव इस तरह का गठबंधन बनाने की कोई कोशिश करेगी? क्या राहुल गांधी को पीछे छोड़ सकती है? क्या क्षेत्रीय दल जो है, तमाम दल, वो मिलके एक मंच पर आके गैर कांग्रेस गैर भाजपा कोई गठबंधन इस तरह का करेंगे? और अगर वो गठबंधन बनता है तो क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, कौन ऐसे नेता होंगे जो उसको लीड कर सकते हैं? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन उसी को हम आकलन या विश्लेषण दोनों करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर एस के दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा आज खबर आज ये चल रही है, और इस खबर को लेके जाहिर है कि हालांकि 2019 बहुत दूर है, लेकिन अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस खबर को पे आप छोटी टिप्पणी आपसे चाहेंगे पहले, फिर इस पे डिटेल में। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के साथ ही विपक्ष के कई नेताओं के ये बयान आए कि अगर भाजपा से लड़ना है तो सब एक हो जाओ। यहां तक कि जनता दल यू के एक नेता ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए वैसे ही नीतीश जी ने सीधे फोन किया लालू यादव को कि भैया अगर मिल के नहीं लड़ोगे तो ऐसे ही हारते रहोगे, तो रास्ता यही है कि मिल जाओ। तो ये बात तो चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2019 के पहले एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा बनाया जाए और उस मोर्चे के आधार पर लड़ा जाए। लेकिन अब ये मोर्चा कैसा होगा, इसमें कौन कौन दल होंगे, इसका नेता कौन होगा, ये सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभी तक कहीं से इसकी कोई पहल दिखाई नहीं। नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से, उनके नेता के तरफ से जो बयानबाजी है, इसको कैसे देखा जाए? ये क्या उस कसरत को आगे बढ़ाने के लिए है? उस कसरत को, ये जो सियासी कसरत हो सकता था, उसको पहले से ही खत्म करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सोच समझ के नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से बयान दिया जा रहा है, ये नहीं है। कोशिश ये है केवल कि जो कोई भी विपक्ष के गठबंधन हो, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम किसी के साथ आने को तैयार है, ये एक संदेश देना और फिर स्वयं नेशनल लेवल पर लीडर बनना। ये क्योंकि इस समय जनता दल यू के किसी नेता की राष्ट्रीय स्तर पर वैसी पूछ नहीं है।
उनकी जो स्थिति है लोकसभा में और राज्यसभा में मिला करके, तो कम से कम इसके कारण यह होगा कि आपका महत्व जो है बढ़ेगा, आप मीटिंग में शामिल होंगे, आपके सामने चैनलों के कैमरे आएंगे, ये चलेगा। लेकिन एक प्रश्न ये यहां खड़ा होता है कि देखिए, भारत में ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं। 1977 में प्रयोग हुआ जब 4 दल मिल गए थे, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एक जनाक्रोश था, और उस जनाक्रोश के कारण जब ये चारों पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनी, केवल सीपीआई को छोड़ के लगभग पूरा विपक्ष साथ हो गया, इतनी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी, वो पार्टी जीत गई। उसके बाद दूसरा प्रयोग उसके बाद 1989 में हुआ, उसके 12 साल बाद, जब बोफोर्स के कारण राजीव गांधी बदनाम हो चुके थे और कई कारण था, उसके कारण एक भ्रष्टाचार मुद्दा बना और बीपी सिंह 140-141 सीटें लेके आगे आए। लेकिन उस समय बीपी सिंह के रूप में एक नेता था, भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम ने बाहर से समर्थन दिया। उसके बाद 1996 में एक प्रयोग हुआ जिसमें कांग्रेस ने बाहर से दिया, और अंतिम प्रयोग जो था वो यूपीए का था कांग्रेस के साथ, एनडीए में प्रयोग किया। तो नहीं, एनडीए का जो प्रयोग था वो तो हाँ, ये भी कह सकते हैं कि एक प्रयोग एनडीए का था, वो कांग्रेस के विरुद्ध था। लेकिन अब जो आज की जो परिस्थिति है उसमें पहले तो ये समझने की बात है कि ये जो मोर्चा बनेगा, ये मोर्चा आखिर इसके मुद्दे क्या होंगे। इस समय क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी की तरह या राजीव गांधी सरकार की तरह या नरसिंह राव सरकार की तरह इस पर कोई भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप है, या कोई इमरजेंसी लगा दिया है कि जनता इसके खिलाफ आक्रोशित होकर के विपक्ष को वोट दे देगी? हमें धर्मनिरपेक्षता को तो दूसरी बात तो इसलिए उसकी विचारधारा और मुद्दे क्या होंगे, अब समय बदल चुका है, एक होना का। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें है कि बहुत सारे दल ऐसे हैं जो अपने राज्यों में तो जरूर प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल जो है मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकता है, छत्तीसगढ़ में जाके वो कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए नवीन पटनायक अगर साथ भी आते हैं तो उड़ीसा के बाहर वो वोट नहीं दिला सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल, ज्यादातर पार्टियां जो है इसमें, नीतीश कुमार अपने आप को जो सामने रख के देख रहे हैं या उनके पार्टी के लोग उनको सामने रख के देख रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक गणित तो होगा, सोचती होगी। नहीं, कोई बहुत बड़ा मैं नहीं मानता हूं। मैंने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि जनता दल यू बहुत सोच समझे। जनता दल यू की समस्या यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक गठजोड़ अगर बने, उसमें उसको आगे अगुवाई करने का उसको मौका मिलता है, तो उससे बिहार के गठबंधन भी उसका स्थिर रहता है, और एक लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नेता और एक पार्टी खड़ी हो रही है। लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा अभी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि राज्य के स्तर पर तो कुछ कुछ गठबंधन हो सकते हैं जो हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के लिए आपको नेता तय करना पड़ेगा, आपको विचारधारा तय करना पड़ेंगे, आपको ऐसे मुद्दे तय करना पड़ेंगे जो कि इस समय मुझे कठिन दिखाई देता है। इस समय कठिन। एक लाइन पूछ, क्या आपको कोई इंटरनल जो लोकल कंपल्शन है सत्ता में रहने के नीतीश के, कहीं उसको तो कहीं मुतासिर नहीं कर रहे? मैंने वही कहा ना मैंने कि अगर इस प्रकार के गठबंधन की बात होती है कि सभी पार्टियां मिले जनता दल, तो बिहार के जो गठबंधन है वो थोड़ा सुदृढ़ और स्थिर रहेगा। उसमें एक ये भी कारण जो मैं बोल भी चुका हूं, ये कारण मुझे लगता है। लेकिन अब दिलीप जी आप बताइए ना, क्या समाजवादी पार्टी और मायावती एक साथ होकर लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे तो किसको कितना सीटें देंगे? क्या ममता बनर्जी और वाम दल जो है वो एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में लड़ पाएंगे? क्या डीएमके और एआईडीएमके एक साथ जो है मिल जाएगा क्या तमिलनाडु में? तो ये इस समय की परिस्थितियां भिन्न है। ये आवाज जरूर उठेगी, एक नरेंद्र मोदी से एक भय जरूर पैदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ही ये एक होने की कोशिश करेंगे और जितना ही सेकुलरिज्म का राग अलापेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा। चलिए डॉक्टर एसके दत्ता, नरेंद्र मोदी के सामने 2019 में कौन हो सकता है? नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है, उनके पार्टी की तरफ से, कि वो प्रगतिशील नेता है, दूरदर्शी नेता है और स्वाभाविक चेहरा है, सबसे ज्यादा लोग उनको चाहते हैं। दिलीप जी 2019 ना कह के 2024 कहिए, क्योंकि 2019 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं। 2019 में कोई मुकाबला नहीं है। इनमें से कोई आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से या तमाम, अगर महागठबंधन बिहार के तर्ज पे होता है तो वहां कोई नेता, अगर गठबंधन हो भी जाए तो कोई नेता नहीं है सामने में, आप ये कह रहे हैं या आप कह रहे हैं गठबंधन सामने में नहीं होगा? मेरा मानना है कि दोनों चीजें हैं, गठबंधन भी नहीं हो पाएगा, नेता भी नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 नहीं 2024 की इंतजार करें और 2024 में जाके रणनीति बनाएं।
जी। जंगल में भी आप देखे होंगे कि बब्बर शेर का मुकाबला करने के लिए सारे लोमड़ी इकट्ठा हो जाते हैं, पर बब्बर शेर का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो वही राजनीतिक परिपक्ष में भी भारत के राजनीति में वही परिस्थिति है और वही सिचुएशन है, जहां बात आती है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी का जो ये गुणगान गाया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी सब लोग लामबंद हो और लामबंद होके भाजपा जैसे सांप्रदायिक पार्टी का मुकाबला करें। मेरा सीधा सीधा मानना है कि धर्मनिरपेक्ष कौन है और धर्मनिरपेक्ष कौन नहीं है, इसका फैसला कौन करे। आज के डेट में भारत में अगर जनता अगर लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, लगातार नहीं कह सकते हैं, अलग अलग प्रदेशों लगातार नहीं कह सकते हैं। दिल्ली और बिहार में झटका लगा है उनको, और बिहार में गठबंधन बन के झटका लगा है, ये सच्चाई है। बिहार अलग केस था। बिहार में जो चीजें हुआ था, और ये आवाज बिहार से ही आ रही है। वेरी वेरी मोमेंटरी। डॉक्टर दत्ता, ये आवाज बिहार से ही आ रही है आपकी बात। और बिहार में मैं आपको इसलिए बीच में टोक रहा हूं कि आपको याद होगा कि जब भी इस तरह के विकल्प, सियासी विकल्प की तलाश होती है, की जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं जहां से शुरुआत होती है वो बिहार है। मैं आपके बात पे ही आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि बिहार की जो चीजें हुई है और बिहार में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं पे एक मोमेंटरी फेनोमेनन था। आज अगर बिहार में चुनाव हो जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पे जो स्थानीय सरकार है उसकी कुर्सी पलट जाएगी और कहीं ना कहीं पे अलग तरह का परिस्थिति बन जाएगा बिहार में। वो एक मोमेंटरी, एक कैमोफ्लाज चीज था और एक मिराज था बिहार, पॉलिटिकल मिराज मैं उसको कहूंगा। तो मिराज को लेके हम लोग पूरे भारत का आकलन नहीं कर सकते और भारत के परिपक्ष में बात भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यहां पे ये है कि मान लीजिए अगर सब लोग अगर इकट्ठा भी हो जाते हैं, सवाल यहां पे ये उठेगा कि देश के अलग अलग प्रांतों में जो जनता जो लगातार भाजपा को वोट कर रही है, क्या देश के जनता धर्मनिरपेक्ष नहीं है क्या, या फिर बीजेपी धर्मनिरपेक्ष नहीं है? अगर धर्मनिरपेक्ष अगर नहीं होती, इस वक्त जो हम भारत की जनता की बात न करें, अगर जो भारत के सियासी दल है उनकी सियासी मजबूरी है, उनकी सियासी जरूरत है, उनकी सियासी रणनीति है, चाहे जो भी कहें आप उसको, अपॉर्चुनिस्ट कहें आप उसको, अवसरवादी सियासत कह सकते हैं। इसको आप उसको, डॉक्टर दत्ता, आप उसको अवसरवादी सियासत का नाम दें या कोई और सियासत कहे, जाति की समझ, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। लेकिन आज सियासी दलों की मजबूरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुमत के बाद जो कहा कि आप उन से ज्यादा इस समय जरूरी है कि आप इकट्ठा हो, तो सियासी वजूद जो इकट्ठा होके ना गोभी खो देंगे दिलीप जी, क्योंकि विपक्ष में जितने सारे हैं हर कोई अपने आप प्राइम मिनिस्टरियल के हिसाब से देखते हैं। क्या ममता बनर्जी अपने आप को पीएम की कैंडिडेट के हिसाब से नहीं देखती है? सब नहीं देखती है। नवीन पटनायक क्या सोचते हैं कि वो भी एक कद्दर नेता है और उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर? नीतीश कुमार का भी वही सोच है, लालू जी का भी वही सोच है। आप ये कहते हैं कि तमाम लोग प्रधानमंत्री बनने का ही सोच रहे हैं? हर कोई सब देख रहे हैं। कांग्रेस के जो युवराज है, अमूल बॉय ऑफ कांग्रेस, वो तो लगातार हर समय कोशिश ही कर रहे हैं बस किसी तरह से हो, चाहे ऐसे नहीं तो ऐसे किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, यही बहुत बड़ा वजह होगा कि ये लोग लामबंद नहीं हो पाएंगे। और लामबंद अगर होते भी हैं तो चुनाव के बाद ये अपने आप ही बिखर जाएंगे और तितर बितर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि 2019 में किसी तरह का मुकाबला है। मोदी के लिए कोई मुकाबला है, लेकिन मुकाबला बहुत सारे और भी कारण होते हैं। हमने भारत के सियासत को कई बार करवट लेते हुए देखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आखिर आगे कौन सा करवट लिया जा सकता है या ले सकते हैं, इस सियासत में हम क्या किस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 2019 में क्या वाकई नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनके पार्टी के नेताओं द्वारा या उनके पार्टी के उनके गठबंधन के द्वारा, या कुछ विशेष कारण के से
और उनके सियासी जो उनके गणित है उसके कारण से किया जा रहा है कि वो 2019 में मोदी के सामने नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से खड़ा करेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता ने जिस तरह से इसे खारिज किया है कि ये तो बहुत जल्दबाजी है, इस पर तो अभी कुछ कहना ही नहीं है, तो उसके कई सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक छोटा सा सवाल है उपेंद्र जी आपसे, क्या इसे कोई गंभीर रूप से इसे देखा जाए? आप लगते हैं कोई और विशेष कारण है, कोई स्थानीय लोकल कोई एक फैक्टर है जिसके कारण से कुछ उन्होंने जिसे कहते हैं सियासी शगुफा जिसे कहते तो छोड़ दिया है? देखिए, नीतीश कुमार है जो आज के जो राजनीतिज्ञ हैं जी, उसमें बहुत ही आप कहिए ना कि शातिर राजनीतिज्ञ हैं। एक तरफ तो उधर धमकी देते हैं कि एनडीए चला जाऊंगा, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कि भाई हम बीजेपी को भी साथ में ले सकते हैं, आपको छोड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ इधर ऐसा ये कर रहे हैं कि हम जो मोदी का विकल्प भी बनेंगे, यानी मोदी के का साथ जा सकते हैं, ये कह करके डराते हैं आरजेडी को और कांग्रेस को भी डराते हैं। और इधर है कि हम मोदी के खिलाफ भी हमको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये मानना पड़ेगा तो ये साथ और खिलाफ की इनको जो सोच और सियासत है कि साथ भी जा सकते हैं और खिलाफ भी हमको आप रखिए, ये लगता नहीं कि उनके जो उनकी जो सियासत अभी तक रही है वो एक्सपोज हो जाएगा, उनको ये इससे बचना चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल अपोजिट जाके उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उनको तो वो एक दूरदर्शी और प्रगतिशील नेता है। यही तो है कि जो कंट्राडिक्शन को जो संभाल ले वो बड़ा नेता होता है जी। और वो हमें लगता है कि ऑलरेडी एक्सपोज है इस मामले में, ये छिपा हुआ नहीं है किसी से। अभी भी जो लोग बोलते हैं कि वो हो सकते हैं, उनको लगता है क्या पता मोदी के साथ चले जाएं। अब लालू यादव उसने उनके धुर विरोधी हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और क्या पता लालू यादव का अपना स्वार्थ काम करने लगे तो हो सकता है लालू यादव भी नीतीश कुमार का झंडा उठाने लगे। लालू यादव को सिर्फ बोल दें कि भाई हमको बन जाने दो प्रधानमंत्री, फिर तुम्हारा बेटा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की खासियत है ना कि ये इन्होंने पहचान लिया है, सभी राजनीतिज्ञों को पहचान लिया कि किसकी क्या कमजोरी है। इन्होंने जान लिया कि सब लोग बहुत ही खुदगर्ज हैं, अपने अपने स्वार्थ में आकर कुछ भी कर लेते हैं। तो जो पॉलिटिक्स को इन्होंने बहुत बढ़िया से समझ लिया है। और खासकर हमें लगता है कि 1977 में जो लोग नेता उभरे उसमें ये सबसे ज़्यादा समझदार हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीति का इनको बेहतर ज्ञान है। हमें लगता है कि हिस्ट्री का भी इनके पास बहुत अच्छी जानकारी है, कैसे राजनीति का जो दाव पेच होता है उसमें इनकी बराबरी का हमें लगता है कोई भी नेता आज भारत में नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, उनके साथ लाखों कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी इतना है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी कोई पार्टी भी नहीं है, पार्टी भी है वो जो एग्जिस्ट कर रही है वो टेक्निकली एग्जिस्ट कर रही है। पूरे विधानसभा चुनाव में पूरा जो उनका वर्कर था वो आरजेडी का था, उनके पास अपनी कोई पार्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो बने हुए हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जब वो आप ये जो उनका सियासी दावपेच है, जो सूझबूझ है, उनकी जो सियासी सोच है, जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति आप कह रहे हैं, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार बने हुए, बीजेपी के साथ भी बने हुए थे और अब लालू के साथ घोर विरोधी दोनों के साथ बना के वो सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या ये सूझबूझ आपको लगता है कि इस सूझबूझ से वो 19 में मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं? बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन इस संभावना को आप पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते खारिज? पूरी तरह से इसको खारिज नहीं कर सकते। उसका आधार क्या है, क्यों नहीं खारिज कर सकते? उसका आधार है कि दूसरा भी कोई नेता नहीं उभर रहा है। सबसे बड़ी पार्टी जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन हो गई है कांग्रेस। अभी जिस तरह से गोवा में हुआ, गोवा में जिस तरह से राहुल गांधी के कारण सरकार नहीं बनी, मतलब कि आपकी पार्टी हार चुकी, मतलब कि आप लगातार हार रही है, कहीं मौका मिल रहा है तो वहां भी आप अपनी शर्त शुरू कर देते हैं कि हमारी पसंद का आदमी मुख्यमंत्री हो, जबकि जो आपकी पसंद का आदमी उसको आगे विधानसभा के दूसरे विधायकों का सपोर्ट नहीं है, आपकी पार्टी के विधायकों का। और दूसरा है कि वो 3-4 आदमी को मैनेज नहीं कर सकता बाहर से ला करके। कांग्रेस पार्टी में और भी नेता हैं जिसको कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है, अगर बाहर से लाने की क्या जरूरत पड़ेगी या नीतीश को समर्थन देने की क्या जरूरत पड़ेगी? दिक्कत है कि कांग्रेस प्री पोल में देखिए, अगर राहुल गांधी को लोग एक्सेप्ट करते हैं तो नरेंद्र मोदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक तो बांध कर लोगों को रख नहीं पाएंगे और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, ऐसे ऐसी हरकतें करेंगे कि उससे और नुकसान हो जाएगा, उनका भी नुकसान होगा, उनकी पार्टी का भी होगा और उनका जो अलायंस होगा उसका भी नुकसान होगा। तो इसलिए वो लीड करने के लिए, हमें तो लगता है अपनी पार्टी को लीड करने के लिए फिट नहीं है, पूरे अलायंस को कैसे लीड करेंगे। हाँ, आपने कहा कांग्रेस से कोई और आगे आए, तो कांग्रेस से कौन आएगा? सुशील कुमार शिंदे हैं,
एके एंटनी है, कई नाम है उसके जो लिए पहले एकाएक आप नहीं ला सकते हैं। उसके लिए 2 साल 2.5 साल पहले उनको अपने आप को देश के सामने पेश होना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक पत्ता आपने निकाला पेश कर दिया, तो वो राजनीति में नहीं चलता है कि एकाएक आपने किसी को उठाया और किसी को पेश कर दिया। एक होता है कि उसका अपना इतिहास होना चाहिए। अब ऐसे कि अखिलेश यादव ने क्या किया, एक नरेश उत्तम है, उनको एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कि सारे कुर्मी हमको वोट दे देगा। क्या कुर्मियों ने वोट दिया उनको? तो ऐसा नहीं होता है। उसको ये करने के लिए कि आप कहते हैं कि नीतीश कुमार, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश की सूझबूझ, उनका सियासी दावपेच और उनकी जो बाकी जो तमाम और नेता हैं विपक्ष में मोदी के विरोध में, वहां उनके लिए एक स्पेस खाली है, जिसके कारण ये दूसरा नेता भी नहीं दिखाई, दूसरा नेता भी नहीं है। पुष्पेंद्र जी आपसे वो कहते हैं इसको खारिज नहीं किया जा सकता है कि भारत की जो सियासी खासकर वो जीत हार अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अगर विपक्ष के स्पेस को देखें तो उस स्पेस में नीतीश कुमार एक ऐसे सूझबूझ वाले नेता हैं, सियासी दावपेच वाले नेता हैं, जो इस तरह के मुहिम को, इस तरह के स्पेस को खा सकते हैं। दिलीप, वो सूझबूझ तो मैं समझता हूं कि मायावती से लेकर के मुलायम में और मुलायम से लेकर देश में किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए, सब में सूझबूझ ही होती है अगर वो नेतागिरी करता है और चुनाव उनका सबका अपना जनाधार है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं ये इनकी सूझबूझ मतलब जनाधार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी अपने बल पे एक बार मुख्यमंत्री नहीं बना, अपने बल पे वही कह रहे हैं, वो ठीक है। देखिए वो एक इंडिविजुअल पोजीशनिंग है। हाँ, वही यूएसपी है उनका सर, वो इंडिविजुअल है। आपका जनाधार नहीं रहने के बावजूद भी आप मुख्यमंत्री लगातार बने रह सकते हैं। राइट सर, लेकिन ये ऐसा होता है राज्यों में। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो चंद्रशेखर वाली सिचुएशन नहीं आने वाली कि चंद्रशेखर की तरह सिचुएशन आएगी तो आप कांग्रेस के कंधे पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मेरा कहना है कि ये देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी पार्टी कर रही है। उनकी पार्टी उनको कुछ भी बना सकती है, उन्हें यूएनओ का भी सेक्रेटरी जनरल बना सकती है, वो उनकी खुशखैमी हो सकती है। लेकिन आप बताएं कि ममता 2 बार चुनाव प्रचंड बहुमत से अपने बल पे जीती है, सिंगल हैंडेडली जीती है, कोई उसकी पार्टी में दूसरे नेता को नहीं जानता। अखिलेश ने 225 सीटें लेके आए अपने बल के ऊपर, नवीन पटनायक लगातार सरकार अपने बल पे बना रहे। तो क्या इनका कद इसलिए नहीं है कि इनके लोग इनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे? नवीन पटनायक के बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जिस रणनीति के तहत बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे वो अपने एक इंडिविजुअल उनका गेन हो सकता है, लेकिन क्या पूरा देश बिहार है? क्या बिहार की राजनीति पूरे देश में है? क्या नीतीश कुमार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो कैडर है जिसके बलबूते वो प्रधानमंत्री के लिए पोजीशनिंग करेंगे? और जो पार्टी के अभी भी इस वक्त भी बिहार में जिस तरीके से वो जीते हैं उसमें भी तीसरे नंबर की उनकी पार्टी है। तो मैं ये कहता हूं कि उनके प्रवक्ताओं को पूरा अधिकार है कि वो उनको प्रधानमंत्री पद की में करें। दूसरा यह है कि भारतीय मीडिया आप देखें पिछले कई समय से, अभी कुछ दिन पहले राबड़ी का बयान आया, लालू का बयान आया कि उनका बेटा में सारे गुण हैं मुख्यमंत्री बनने के। तो मैं जो बार कह रहा हूं कि शायद ये पोजीशनिंग इसलिए कि 2 दिन पहले ये भी बयान आया कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की कोई काबिलियत नहीं है, लालू का ये भी बयान आया। तो मुझे लगता है कि लोकल पॉलिटिक्स और लोकल जो उनके कंपल्शन है उसको मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा यह है कि यकायक मीडिया से मोदी अभी हटे हुए हैं और योगी छाए हुए हैं, और योगी से लोग दुखी हैं कि उन्होंने बूचड़खाने बंद कर दिए हैं। ऐसी बहुत सारे सियासी बूचड़खाने जो है वो भी उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। तो ये जो मीडिया की स्पेस है ये भरती है और प्रधानमंत्री के लिए सडनली बात होने लगती है। मैं कह रहा हूं 2019 तक आते आते अगर यही पोजीशन रही तो आप मानिए कि कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए राहुल की जगह किसी नॉन गांधी परिवार के आदमी को आगे करके इन सबको डिमोलिश कर देगी, क्योंकि वही जानती है कि राहुल गांधी किसी कीमत पे मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो सुशील कुमार शिंदे के नाम पे दलित कार्ड खेल लें तो एक मौका ऐसा हो सकता है कि जो कांग्रेस अभी इसलिए नहीं कह रही कि हम दावेदार हैं, वो बहरहाल इस बात को नकारती जरूर है, इसलिए कि वो अपना जो रोल है एक नेशनल पार्टी का, अपना जो उनका कद है उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो स्थिति कांग्रेस की इंटरनल है और खासकर गांधी परिवार की, अगर उन्होंने ये दाव खेला तो नीतीश बहुत पीछे छूट जाएंगे और नीतीश एक में अपनी पोजीशनिंग के लिए तो हो सकता है कामयाब हो, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यह क्वालिटी मैं समझता हूं कहीं जस्टिफाई नहीं है आज की पॉलिटिक्स में। चलिए अवधेश जी, 2019 में कौन मोदी के सामने कौन? कोई आपको इस समय दिख रहा है मोदी के सामने? मोदी नहीं, इस समय तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के मुकाबले कोई एक नेता नहीं दिख रहा है। इसमें तो कहीं कोई राय नहीं है। नीतीश कुमार क्षेत्रीय एक बिहार, नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय नेता है, लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसा सपोर्ट नहीं आया। ना तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ठीक है हम उनको मान रहे हैं, न मायावती ने कह दिया, न ममता बनर्जी ने कह दिया, यहां तक कि कांग्रेस ने भी अभी कोई बयान नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जरूर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में दूसरी पार्टियां का नहीं बोल रहा है। तो अकेले जनता दल यू
तो नहीं खड़ा हो जाएगा ना नरेंद्र मोदी के है सामने आपके राष्ट्रीय स्तर पर। आकलन से अगर आप 2019 को आज देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? मेरे लिए 2019 का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से 2019 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ज्यादा आसान हो गया है। ज्यादा आसान इसलिए हो गया है जी। कि इस समय जो उत्तर प्रदेश के अभी आप चुनाव परिणाम देख लीजिए, इस समय से उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आपके सामने आ गए। जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें लोकसभा में थी लगभग उतनी सीटों पर बढ़त उसने बना लिया है जी। तो अब इस समय जो अगला आगे जो चुनाव है उसमें हिमाचल प्रदेश का है जहां कांग्रेस के रिपीट होने की संभावना नहीं है। गुजरात का चुनाव है जहां है अगले साल जो है कर्नाटक का चुनाव है, उड़ीसा का चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस बदनाम हो चुकी है। नहीं वो तो फिर लास्ट बाद में है। तो आगे सब चुनाव लगभग भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो रहा है। तो एक वातावरण ऐसा बन रहा है जिसमें कांग्रेस एक निराशा में जाएगी, दूसरी पार्टियां भी निराशा में जाएगी। यहां तक कि उड़ीसा के लोकल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितना बेहतर किया है उससे लगता है कि उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी। सत्ता में जाए या ना जाए अलग बात है। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 में वो ऐसी चुनौतियां नहीं है जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई दे रहा था, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, एक शक्तिशाली पार्टी लग रही थी, यूपीए एक होकर के चुनाव लड़ रहा था। तो ये लग रहा था कि ये आगे आ जाएंगे। नीतीश कुमार अलग हो चुके थे, लालू यादव उससे अलग थे, समाजवादी पार्टी अपनी। तो लग रहा था कि फिर से एक साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ये सारी पार्टियां उसको सपोर्ट कर देंगी, लेकिन पार्टियां साफ हो गई। मायावती देखिए, बसपा की जो स्थिति है, आखिर यूपीए सरकार चली थी बसपा के 21 सीटों के समर्थन से, समाजवादी पार्टी के 23 सीटों के समर्थन से। तो अब वो दोनों पार्टियों की क्या हालत है आप देख लीजिए। तो मैं ये मान रहा हूं कि 2019 में नेतृत्व के स्तर पर तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई है ही नहीं, ना अंदर से ना बाहर से, अंदर से ना बाहर से, ना संगठन के स्तर पर या कोई बड़े मोर्चे के स्तर पर। लेकिन फिर भी क्या कोई वीपी सिंह बन सकता है? लेकिन क्या नहीं, बीपी सिंह तब बनेगा जब नरेंद्र मोदी ऐसी गलती कर दे बोफोर्स जैसी कोई। बीपी सिंह ऐसे नहीं निकले थे। बीपी सिंह के निकलने के पीछे बड़ा कारण था वो कांग्रेस के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे थे। तो वो उस ढंग से लोगों ने, अरुण नेहरू ने विद्रोह किया, बीपी सिंह ने विद्रोह किया, संजय सिंह ने विद्रोह किया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट था। उनकी जो सभाएं होती थी पुष्पेंद्र जी, उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आरंभ में हर जगह बीपी सिंह की सभाएं कराते थे। तो उसके पास एक संगठन है। आज वैसा कोई नेता खड़ा हो जाए ये मुझे दिखाई नहीं देता है। देश की संपूर्ण परिस्थितियां बता रही है। हालांकि मेरा मानना है कि एक विपक्ष जो है सशक्त भारत में होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेताओं की आप नासमझी, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, निश्चित विचारधारा का अभाव, बदलती हुई राजनीति को ठीक से समझने में विफल रहना, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता क्यों है, इसको कैसे काटा जाए, इसके रणनीति बनाने में वो उनकी जो अक्षमता है, इन सब के कारण मुझे लगता है कि 2019 विपक्ष के लिए 2014 की तरह ही साबित होगा। 2014 की तरह ही साबित होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं क्या 2019 में किससे टक्कर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी जो बिहार में गठबंधन के आधार पे उनकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अगले 2019 में लोकसभा चुनाव होंगे तब वो देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, टक्कर लेंगे वो। इस पर चर्चा कर रहे थे। आपने तमाम हमारे जो मेहमान हैं, जो विश्लेषक है, पत्रकार हैं, उनको सुना। उपेंद्र जी, आपसे सिर्फ ये कि आपने कहा कि नीतीश कुमार को खारिज नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है 2019 में अगर हम देखें जो आप राजनीतिक परिदृश्य इस समय सामने है, जो भी लैंडस्केप है, उसमें आप कुछ नए प्रयोग होते हुए देख रहे हैं? देखिए, नया प्रयोग की संभावना तो बहुत कम लग रही है। हाँ, अगर कोई बड़ा आंदोलन उभरे, जैसे अन्ना का आंदोलन हुआ था,
उस तरह का अगर कोई आंदोलन बहुत बड़ा होता है तो उसमें से कुछ निकल सकता है। लेकिन जो वर्तमान जो राजनीतिक वर्ग है, अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके जो नेता हैं, उनमें से तो हमें कुछ दमखम दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके अलावा अगर कोई आप बोल रहे हैं कोई नया प्रयोग, तो नया प्रयोग तो कोई आंदोलन से ही उभर सकता है। नहीं, जिस तरह से हमने पहले देखा कि कांग्रेस के विरोध में सियासत तमाम दल, आप हमने देखा 77 में भी, फिर वाजपेयी जी के आखिर में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी, फिर यूपीए भी पोस्ट इलेक्शन और फ्री 2009 में एक प्री इलेक्शन भी अलायंस था वहां पे, हमने देखा है चीजों को होते हुए। तो क्या भारत में इस तरह की जो सियासी निरीक्षण परीक्षण आप जब एक तरह के टेस्ट होते रहे हैं, तो 2019 में जो इस वक्त राजनीतिक स्थिति है उसमें किस तरह के प्रयोग को आप देख पा रहे हैं? मेरा सवाल, मैं अगर अपने सवाल को फिर से कहूं कि नए प्रयोग को अगर भूल जाए तो किस तरह के प्रयोग हो सकते हैं? अब देखिए, एक प्रयोग तो यही हो सकता है जो कि लालू यादव बोल रहे हैं। बिहार में उनकी नजर में गठबंधन बना हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए, राष्ट्रीय पार्टी होते हुए, क्या यह स्वीकार कर लेगी कि नीतीश कुमार या कोई अन्य गैर कांग्रेसी उस गठबंधन को लीड करे? नहीं, तो हो सकता है कोई गठबंधन नहीं बने, अलग अलग जगह पर गठबंधन बने और फिर वो जो कौन नेता बनेगा या बाद के लिए छोड़ दिया जाए। यानी गठबंधन कोई नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेगा। हमें जहां तक याद है कि 89 तो एक नया प्रयोग यह होगा कि ऐसा गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बनाने की आप कह रहे हैं कि प्रयोग इस तरह सियासी प्रयोग हो सकता है जिसका कोई नेतृत्व नहीं हो, कोई लीड ना करे। हाँ, कोई लीड ना करे। अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या यह वॉकओवर नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की स्थिति तो बहुत मजबूत है जी। कुछ भी होगा, ये लोग ज्यादा ट्राई ही कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। वो कोशिश कामयाब भी हो जाएगी जी, इसकी संभावना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयोग की बात आप बोल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि भाई सब लोग मजबूती से, जैसे तृणमूल कांग्रेस है वहां। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इस प्रयोग में कोई नेतृत्व अगर सामने उभर सकता है तो वो कौन हो सकते हैं? वो फिर बाद में होगा, पहले तो कोई नहीं हो पाएगा। पहले कोई नहीं हो पाएगा, पहले कोई नहीं हो पाएगा, किसी के नाम पर कोई नहीं हो पाएगा तो तैयार। कांग्रेस का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर हो तो उस पर तैयार हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वो है। लेकिन कांग्रेस का जो नेता है उस पर तो हमें लगता है कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि जानता है कि ये नेता है जो डुबा देगा। तो और एक कोशिश होगी कि एसपी बीएसपी को यहाँ मिलाया जाए, ये सबसे बड़ी कोशिश होगी। चलिए, और फिर पश्चिम बंगाल में कोशिश होगी कि लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और तृणमूल तीनों मिलकर। लेकिन ममता बनर्जी को तो लगेगा कि हम अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है, जो अभी उसकी जो कोशिशें चल रही है। तो हो सकता है वहां भी एक कोशिश हो ग्रैंड अलायंस बनाने का, तृणमूल कांग्रेस, सीपी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस तीनों मिला करके यहाँ एसपी बीएसपी के गठबंधन बनाने की कोशिश हो सकती है। और फिर इसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा में भी कोशिश हो सकती है कि बीजू जनता दल के साथ कांग्रेस आ जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत होती दिखाई पड़े, क्योंकि वास्तव में वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। और वहां ये कुछ लोग बतला रहे हैं हमको कि जो 15 साल 20 साल से जो बने हुए हैं मुख्यमंत्री, उस समय तक शायद उनका 18 साल हो जाएगा, 18-19 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री के पद पर। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी नवीन पटनायक का है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो वहां भी कुछ इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट वाइज में कुछ कोशिश की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी को उस स्टेट विशेष में हराने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई उस तरह से प्रयोग होगा, वो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सब जो भी होगा सो चुनाव के बाद होगा, और वो तब होगा जबकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में आपने तो पहले ही खारिज कर दिया तमाम, आपने कहा कि 2024 की बात करिए। 2019 में आपको क्या तस्वीर, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? दिलीप जी, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मैं 2019 अगर सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड के चश्मे से अगर देखूं तो मैं 2019 को हकीकत में 2024 के हिसाब से देखता हूं। 2019 में भाजपा को वॉकओवर देता हूं, और 2019 में कोई मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का पैन इंडियन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ये जरूर है कि 2019 के चुनाव में भाजपा के बीन पे ये जितने सारे सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ये लोग लेफ्ट राइट करेंगे, और वही होगा परिस्थिति 2019 का। एज अ फुट सोल्जर के हिसाब से लेफ्ट राइट करके इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। वी हैव टू वेट फॉर 2024, और 2024 से पहले मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी आनंद जी विरोध में कोई है। जी जी 2019 में हमने आपने सुना होगा जो खबर है नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 2019 में आपको लगता है कि कौन प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी तो हैं, उनके सामने कौन, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन हो सकते हैं? देखिए, जैसा आपको मालूम है पूरे देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पूरी देश में एक आंदोलनकारी परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी हो रहा है। और जहां नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार नहीं बनी थी पहले, अब असम के बाद लगातार और 2 राज्यों में सरकार बन चुकी है।
अभी दक्षिण में मुझे लगता है कर्नाटक के बाद तमिलनाडु और केरल की बारी है, और शायद यूपीए और जो भी थर्ड फ्रंट है उनके लिए बड़ी चुनौती है। अभी मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक जो है वर्चस्व को बचाने के लिए एक जद्दोजहद होगी, और उसमें सारे शत्रु एक होकर के भी अगर लड़ेंगे तब भी मुझे नहीं लगता है कि वो मुकाबला कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक डेवलपमेंट का जो एक आंदोलन है उसको तोड़ने का जो प्रयास है वो नहीं हो पाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बाद अभी जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो आने वाला टाइम में गुजरात में कांग्रेस कहीं टिकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी आप भी बहुत ज्यादा अहंकार आप कर रही थी दत्ता साहब के तरह आप कह रहे हैं कि जो दत्ता साहब ने कहा आपके पार्टी के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, आपके सामने कोई चुनौती ही नहीं है 2019 में। देखिए, हम उसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि देखिए, हम अगर जनता के लिए लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, और अगर आप देखें तो हमारा वोट परसेंट लगातार बढ़ रहा है, तो हम कोई अहंकार में नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया है और उनको और अधिक ताकत दे करके और मजबूती प्रदान करने के लिए जो जिस प्रकार से वोटिंग एक चेंजिंग हो रहा है, वोट में चेंज हुआ है जी। अब उसको देख करके हम ये अगर कहें कि 2019 में हमें कोई मुकाबला नहीं है, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, और विजय ही विजय दिख रहा है आगे। चलिए, विजय ही विजय दिख रहा है। पुष्पेंद्र, कहां से चुनौती कहां से आते हुए 2019 में कौन से प्रयोग आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कसरत की शुरुआत हो चुकी है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं दिलीप, जिसको आप कसरत कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि गालिब ये ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए, और अभी बहुत समय है। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूं, नीतीश कुमार के बारे में आप तमाम सब लोग कह रहे हैं। एक हमारे मित्र ने कहा वो बहुत शातिर हैं सियासी तौर पे, जिसके साथ गठबंधन बनाया है उन्होंने, लालू ने, वो उन्होंने कहा इसके पेट में दांत हैं। तो उनकी ये तमाम जितनी भी खूबियां हैं उससे खुद उनके साथ ही आसपास के लोग परिचित हैं। मुझे क्या ऐसा लगता है कि 2019 में जो बीजेपी और मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि अगर विपक्ष नहीं रहा तो किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और किस पे वो हमला करेंगे। नीतीश कुमार शायद इन सब छोटी छोटी दुकानों को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी के लिए 2019 की रास्ता को और आसान करने वाले हैं, ताकि नरेंद्र मोदी को आसानी हो जाए इन सबको एक साथ इकट्ठा हमला करने के लिए। अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो जो अलग अलग दुकानें थी उसमें टाइम बर्बाद भी होता था, और पूरे देश को भी वो नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि ये वही दुकानें हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में इस देश की ये दुर्दशा की है कि कोई 50 जीतता है, कोई 5 जीतता है, कोई 6 जीतता है, फिर प्रधानमंत्री बदलते हैं, फिर देश को ब्लैकमेलिंग होती है, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप कोई पॉलिसी नहीं ला पाते हैं, देश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस होता है। ये तमाम सारी चीजें मुझे लगता है इस देश का वोटर शायद जाग गया है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी पार्टी को अपदस्थ किया है सरकार सत्ता से जो 225 के बहुमत पे बैठी हुई थी, उसको उखाड़ के आना और उसके बाद उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत लाना, यह आज के वोटर का जिसे कह सकते हैं कि रुझान है। वो इस कीमत पे कभी तैयार नहीं होगा कि ये दुकानें थर्ड मोर्चा, फोर्थ मोर्चा, सेकुलर मोर्चा, वामपंथ मोर्चा, ये जितने भी थे, इन सब के उसमें वो देख चुका है कि देश की क्या दुर्गति हुई है, और देश में भी मुझे लगता है कि अगर ये इकट्ठा कर देंगे नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी के लिए और आसान हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी को अलग अलग हमला नहीं होगा। आप देख रहे हैं वो होते हुए? मुझे लगता है कि अगर ये इकट्ठे भी होते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए और आसान होगा। चलिए, लेकिन हमने अवधेश जी आपसे बहुत कम संक्षिप्त समय कम है, इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या 19 में आप किस तरह का प्रयोग या किस तरह की चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने देख पा रहे हैं? देखिए, दत्ता साहब कह रहे हैं, उपेंद्र जी कह रहे हैं, आनंद साहू जी कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी अपना विश्लेषण है और विश्लेषण अपनी जगह सही है। मेरा अपना मानना है कि ये इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को विजय क्यों मिली या क्यों मिलती है। इसमें मैं आपको बीच में रोकना था। 2014 में जब उनको प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद हमने देखा दिल्ली और बिहार में उनको हार हुई। हार के बाद सबने ये कहा कि वो जो लहर था वो कमजोर पड़ गया है। लेकिन यूपी में, लेकिन
फिर से यूपी और उत्तराखंड 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, यहां पे हम कह रहे हैं प्रचंड बहुमत हुआ और एक नया प्रयोग मोदी के साथ योगी भी जुड़ गया है। तो इसके बाद जब अब गुजरात में चुनाव होने हैं, हिमाचल में चुनाव होने हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, कई राज्यों में चुनाव होने लोकसभा से पहले, तो क्या अगर ये लहर, ये जो प्रचंड बहुमत का जो लहर जो चल रहा है, मोदी का जो कहर इस वक्त बढ़पा है विपक्ष पे, ये बरकरार अगर नहीं रहता है तो क्या 19 अलग तरह से दिखेगा? देखिए, किसी किसी राज्य में, अब जितने राज्यों के चुनाव है उनमें मेरा मानना है कि उड़ीसा और राजस्थान को छोड़ के, एक तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इन दोनों राज्यों को छोड़ दे, पहले भी हमने इस बात को कहा, इसलिए उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। किसी राज्य में किसी पार्टी के विजय हो जाना राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की चुनौती का कारण नहीं बन सकता है। एक पहली बात, इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, जहां से मैंने शुरुआत की कि नरेंद्र मोदी तो फिर यूपी में अगर मैं माफी चाहता हूं, फिर अगर यूपी में बीजेपी की जीत हुई है, उत्तराखंड में जीत हुई है, तो उसको हम क्यों मापदंड बना ले? तो इसलिए वो क्योंकि वो उसके पक्ष में गया है भारतीय जनता पार्टी के। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में भी कोई राज्य चला जाए, वैसे भी अगर आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से कितनी सीटें मिली हुई हैं, सवाल तो यह है। पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें मिली हुई हैं, अभी भी तमिलनाडु से उसको कितनी सीटें मिली हुई हैं, यह भी तो देखना पड़ेगा आपको। तो मेरा कहना यह है कि ये समझ लीजिए वैचारिक स्तर पर कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बहुमत मिलता है क्योंकि देश की जनता ने ये तथाकथित सेकुलरवाद की पॉलिटिक्स जो है, तथाकथित सेकुलरिज्म के पॉलिटिक्स के खिलाफ जो है जनता ने विद्रोह किया है। उस विद्रोह का प्रतिफल आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से विपक्षी पार्टियां यह समझ नहीं पा रही है कि जितना मैं ये तथाकथित सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की बात करेंगे, एक बड़े वर्ग के अंदर उसका गुस्सा आएगा। तो जिस हथियार से वो पराजित हो चुके हैं, जिस हथियार से वो पराजित होते हैं, उसी हथियार को दोबारा उठाएंगे तो उनकी पराजय निश्चित है। और तीसरी बात कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आप किसी को नेतृत्व स्वीकार जल्दी नहीं करते हैं। अगर सबकी महत्वाकांक्षाएं टकराएंगे, क्योंकि वहां अपने स्वार्थ को, अपनी महत्वाकांक्षा की बलि देनी होती है, और वो बलि देने वाला कोई नेता मुझे नहीं दिखाई देता है जो कि खड़ा हो और उसको स्वीकृति मिल जाए। तो इसीलिए जो परिदृश्य होगा, थोड़े बहुत इकट्ठे होंगे, राज्यों के स्तर पर होंगे, कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के वो वही हथियार उठाएंगे जिस हथियार के कारण उनके खिलाफ वोट जाएगा और उससे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। चलिए, आपका एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप इस बात को भी समझें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीद बीजेपी ने बनाया था, तो बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर बड़ा, जिसे कहना चाहिए, विश्वास नहीं था कि यह सफल हो जाएगा प्रयोग। लेकिन उस सफलता के बाद बीजेपी ने यह सोचना ही बंद कर दिया है। खासतौर से उस सफलता मिली और उत्तर प्रदेश के बाद जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस कुंठा से, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गई है कि लोग उसको हिंदूवादी पार्टी कहेंगे। उन्होंने कहा जिसको कहना है कहें, लेकिन हम योगी जैसों को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है। समय खत्म हो गया। पार्टी तो आनंद साहू, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी और अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।